नमस्कार। आज की हमारी कहानी है संवर गया जीवन। प्रिया नींद से ऐसे जागी जैसे कोई बुरा सपना देखा हो। उसने घड़ी देखी, 4 बजने वाले थे। चादर समेटते हुए उसने पास में सोई हुई सिया को देखा। वह गहरी नींद में थी। तकिया और चादर उठाते हुए वो बोली, सिया चल उठ जल्दी से, तेरे जीजा जी के आने का समय हो गया है। अंगड़ाई लेते हुए सिया धीमे धीमे अपने बिस्तर से उठी और चादर हाथ में उठाकर वॉशरूम की तरफ जाने लगी। अरे फटाफट हाथ पैर चला, यूं कछुए की चाल से कुछ नहीं होने वाला। दीदी का यूं फटकारना शायद सिया को अच्छा नहीं लगा था। वह झट से हाथ मुंह धोकर दीदी के पास आ गई। आ बैठ, चपाती बनाते हैं। सिया दीदी के पास बैठकर चपाती सेकने लगी। दरअसल प्रिया का पति सागर फैक्ट्री से 5 बजे तक घर पहुंच जाता था। सुबह 7:30 बजे घर से नाश्ता करके निकलता था। कभी कभी उसे ओवर टाइम भी करना पड़ता था। फैक्ट्री की कैंटीन का खाना उसे पसंद नहीं था, अतः वो जब घर लौटता तो उसे बहुत तेज भूख लगती थी। प्रिया उसके लिए कुछ न कुछ बनाकर रखती थी। प्रिया का विवाह 3 साल पहले सागर के साथ हुआ था। उसके माता पिता देहात में रहते थे, जहां घर में उनके साथ बेटा मानव और सबसे छोटी सिया थी। मानव देहात के पास वाले एक दफ्तर में लिपिक था। उसके ही कमाई से पूरे घर का खर्च चलता था। इसीलिए जब बिटिया का जन्म हुआ तो प्रिया ने अपनी बहन सिया को अपने पास बुला लिया था। मकसद यही था कि सिया 18 साल की हो चुकी थी तो उसके योग्य लड़का ढूंढना आसान हो जाता। और वैसे भी सागर पैसे से इंजीनियर थे, उनकी आमदनी भी अच्छी खासी थी। चपाती बनाकर प्रिया ने चाय बनाने रख दी और वह सागर की प्रतीक्षा करने लगी। बेबी के रोने की आवाज़ सुनकर सिया उसके पास चली गई। कुछ देर में सागर घर पहुंचा। प्रिया बोली, आप फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं चाय नाश्ता लाती हूँ। ठीक है, सागर वॉशरूम की तरफ जाते हुए बोला। सिया नहीं दिख रही है, कहीं गई है क्या? वह चारों तरफ देखते हुए बोला, नहीं, अंदर है, बेबी के पास, बेडरूम में। वह मेज के समीप पहुंचा और हाथ पोंछते हुए कुर्सी पर बैठा। उसकी नजरें अब भी सिया को ढूंढ रही थीं। आजकल यही चल रहा था। 20 साल की सिया शहर में आने के बाद और आकर्षक लगने लगी थी, अतः सागर का उसकी तरफ खिंचाव बढ़ रहा था। ये सब प्रिया के परोक्ष था, पर सिया सागर की नजरों में आए बदलाव को भांप गई थी। इस वजह से वह सागर के होते हुए उसके सामने आने से बचती थी। एक तरफ प्रिया एक पतिव्रता की तरह सागर को दिलो जान से प्यार करती थी। उसे समय पर खाना और घर पर आराम मिले, इसीलिए वह दिन भर व्यस्त रहती थी। सिया को लाने की वजह यह भी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा समय वह सागर के लिए दे पाए। सिया सब जानती थी, केवल दीदी के लिए वह चुपचाप थी। इन बातों की दीदी को भनक भी लगेगी तो दीदी पूरी तरह टूट जाएगी और उसका बसा बसाया परिवार बिखर जाएगा। ये सिया को पता था, इसीलिए वह ये सब चुपचाप सहन कर रही थी। उसने यह बात मन में गांठ बांध कर रखी थी कि अगर कुछ ऊंच नीच हुआ तो अपना बचाव वो पूरी ताकत लगाकर करेगी। खाना खत्म करके सागर बेडरूम की तरफ बढ़ गया। तब तक सिया किचन की तरफ चली गई थी। वहां उसे ना पाकर सागर अपने दिल पर पत्थर रखकर सोने चला गया। एक और दिन बिना किसी अनहोनी के बीत गया। यह सोचकर सिया को तसल्ली हुई। सागर सपने में भी सिया को किस तरह पाया जाए, इस बारे में ही सोच रहा था। उसके किसी भी मंसूबे से निपटने के लिए सिया खुद को तैयार कर रही थी। जिस दिन की सागर राह देख रहा था, आखिर वो आ ही गया। गुरुवार को उसका साप्ताहिक अवकाश रहता था, अतः वह चुप रहकर
किसी मुनासिब अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। खाना खाने के बाद सिया बिटिया के पास बिस्तर पर सो गई। सागर हॉल में टीवी देख रहा था। आधे घंटे बाद प्रिया उसके पास आकर बोली, सुनिए जी, मैं आधा पौना घंटे के लिए नीचे शीला के पास जा रही हूँ। अगर देर हो गई तो चाय के लिए सिया से कह दीजिए, वह बना देगी। सागर ने मुंडी हिलाई। दरअसल वह इसी मौके की तलाश में था। प्रिया के जाते ही वह कुर्सी से उठा और दबे पांव से बेडरूम की तरफ बढ़ा। बेड पर सिया गहरी नींद सो रही थी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। वह उसको निहारने लगा। उसका वहशीपन बेकाबू हो रहा था। एक भेड़िया जिस तरह अपने शिकार पर टूट पड़ता है, उसी बेहोशी में वह सिया पर झपट पड़ा और उसे दोनों हाथों से अपनी बाहों में भरने की कोशिश करने लगा। इससे सिया की नींद खुल गई। वह सागर के हाथों को पूरी ताकत लगाकर ढकेलते हुए अपना बचाव करने लगी। किसी तरह से उसने सागर को दूर ढकेल दिया। सिया का तन डर के मारे कांप रहा था। अचानक बदले इस रुख से सागर जान गया था कि सिया आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है, पर उसे अब ये चिंता हो रही थी कि कहीं वह प्रिया को ये सारी घटना न बता दे। उससे उसकी बनती हुई बात बिगड़ जाती। उसने उसके पास जाकर कहा, देखो, इन सब बातों का जिक्र अगर तुमने दीदी से किया तो मेरे जैसा बुरा कोई नहीं होगा। तुम तीनों को गांव छोड़ाऊंगा, समझ गई ना। फिर सागर अपने बेडरूम में सोने चला गया। उसे विश्वास था कि दी हुई धमकी से सिया अपनी दीदी को कुछ नहीं बताएगी। वहाँ सिया बेरोए जा रही थी। वह पूरी तरह ध्वस्त हो गई थी। सागर इस तरह का कदम उठाएगा, यह उसने सोचा भी नहीं था। पर अब वह सागर की धमकी के बारे में सोच रही थी। वह जानती थी कि सागर ने अगर सच में ऐसा कदम उठाया तो उसके माता पिता को बड़ा सदमा पहुंचेगा तथा परिवार का जीवन भी तहस नहस हो जाएगा। इसीलिए उसने अपना मुंह बंद रखने का इरादा बना लिया था। उसे तसल्ली थी कि उसने जिस तरह से सागर का मुकाबला किया था, उससे वह अब ऐसा कदम दोबारा उठाने की सोचेगा भी नहीं। उसने अपने को संभाला और आंसू पोंछ लिए। फिर बेसिन में उसने अपना मुंह धो लिया और बेडरूम में आकर बिटिया के पास लेट गई। पूरी घटना से उसका मन व्याकुल हो गया था। कुछ देर बाद प्रिया लौटी तो सागर सो रहा था। वह फिर बिटिया के पास गई। उसकी आहट पाकर सिया उठ गई। वह प्रिया के सीने से लगकर बोली, दीदी, मुझे घर की याद आ रही है। मुझे माँ के पास जाना है। क्या हुआ रे अचानक? हाँ, वैसे भी मैं सोच रही थी, इतने दिन तू गांव से दूर है, पर अब तक घर जाने की जिद कैसे नहीं की। अच्छा ठीक है, तेरा दादा आ रहा है ना अगले रविवार, उसके साथ चली जाना। अब हो गई खुश? सिया ने सिर हिलाया तो प्रिया ने उसके बालों में हाथ फेरकर उसे अपने गले से लगा लिया। जब सागर जाग गया तो प्रिया के बर्ताव में कुछ बदलाव ना पाकर उसे संतोष हुआ। एक के बाद एक दिन गुजर रहे थे। सागर की नज़र अभी सिया के ऊपर थी। अतः उसने प्रिया से कहा कि सिया का किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है और वह बालकनी से ताक झांक करती रहती है। प्रिया को सागर की सभी बातें सच लगने लगी थी। वो सिया पर नजर रखने लगी। एक बार जब वह बालकनी में खड़ी थी तो प्रिया वहां आकर उसे निहारने लगी। सिया ने पूछा, क्या दीदी, आजकल मुझे बहुत घूरने लगी हो, क्या बात है? अरे कुछ नहीं, पर क्या मैं तेरी तरफ देखूं भी नहीं? प्रिया बोली, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो दीदी हो मेरी, तुमको पूरा हक है। वह प्रिया से लिपटकर बोली। दोनों हंसने लगी। रविवार को मानव आया तो सिया खुश हो गई। वह उसके साथ जाने वाली है, यह बात सागर को पता नहीं थी। जब वह बैग उठाकर जाने लगी तो सागर ने चौंकते हुए पूछा, कहाँ जा रही हो? तब प्रिया ने बताया कि सिया माँ से मिलने घर जा रही है। प्रिया की आंखें भर आई थीं।
सिया को अपने दादा के साथ अपने घर आए 4 दिन ही हुए थे कि वो मनहूस खबर बिजली की तरह सिया के घर वालों पर टूटी थी। प्रिया जिस शहर में रहती थी वहाँ भूकंप से बड़ी हानि हुई थी। उनकी बिल्डिंग उस हादसे में तहस नहस हो गई थी। प्रिया को गंभीर चोट आई थी और सागर को कमर से नीचे के हिस्से में अंदरूनी चोट आई, जिसके कारण उसे चलने फिरने में दिक्कत हो रही थी। सौभाग्यवश बिटिया सही सलामत थी। प्रिया के परिवार के लोग उन सबको देखने अस्पताल पहुंचे। सिया ने प्रिया के पास जाकर बिटिया को गोद में उठा लिया। डॉक्टर के अनुसार प्रिया कुछ ही पलों की मेहमान थी। सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी प्रिया की सांस फूलने लगी और वह कुछ कहने की कोशिश करने लगी। सिया ने उसको बताया कि वह बिटिया का ख्याल रखेगी। तब प्रिया ने कहा अपने जीजा कि अचानक उसकी सांस रुक गई। परिवारजन रोने बिलखने लगे। थोड़े दिनों के बाद सागर अस्पताल से घर आ गया। उसको अभी भी चलने फिरने में परेशानी थी, इसीलिए प्रिया के माता पिता और सिया उसके घर पर रहने आई और मानव अपने गांव लौट आया। सिया दिन रात सागर और बिटिया की देखभाल कर रही थी। उसकी माँ खाना बनाती थी और पिताजी बाहर वाले काम देखते थे। सिया की सेवा शुश्रूषा से सागर की सेहत सुधरने लगी और वह फिर से चलने फिरने लगा। बिटिया की निगरानी में भी उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसकी भागदौड़ देखकर सागर को पछतावा होने लगा। सिया जैसी सुशील लड़की पर उसने कहर ढाने की कोशिश की थी। आज उसी लड़की की मेहनत के कारण ही वह अपने पैरों पर खड़ा हो पाया था। सिया के बारे में सोचकर उसकी आंखें नम होने लगी और मन ही मन वह भगवान से क्षमा याचना करने लगा। आंखें पोंछकर वह सिया के पास आया और बोला, सिया, मैंने इतना जुल्म ढाया तुम पर, लेकिन तुमने सब भुलाकर मेरे लिए इतना कुछ किया जिसका ऋण मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा। वह भावुक हो गया था। उसके स्वर में पश्चाताप झलक रहा था। इस पर सिया ने कहा, जीजा जी, छोड़ दीजिए सारी बातें। मैंने तो अपना फर्ज निभाया है और दीदी की कही बात का मान रखा है, कोई एहसान नहीं किया है। फिर दीदी की याद में उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सागर अपने बेडरूम में जाकर बैठ गया। उसका दिल भर आया था। वह सोचने लगा कि कैसे सिया के लिए अच्छा सा लड़का देखकर जल्द से जल्द उसके हाथ पीले कर दूं, जिससे उसके पापों का परिमार्जन हो, साथ में प्रिया की आत्मा को भी शांति पहुंचे। इधर सिया के माता पिता को सागर और बच्ची की बहुत चिंता हो रही थी। उन्होंने देखा कि सिया ने कितनी लगन और मेहनत से सागर और बच्ची का ध्यान रखा है। क्यों ना सिया की शादी सागर से कर दी जाए। इससे सिया को एक अच्छा पति मिल जाएगा और सागर का घर संवर जाएगा। सिया के दादा ने सागर और सिया दोनों को इसके लिए तैयार किया और दोनों शादी के इस पवित्र बंधन में बंध गए। सिया ने अपने घर वालों के दबाव में आकर सागर से शादी तो कर ली थी, लेकिन मन ही मन वो बहुत घबराई हुई थी। रात को सागर जब अपने कमरे में आया तब सिया को डरा और सहमा हुआ देखकर बोला कि जब तक तुम नहीं चाहोगी मैं तुम्हें छूऊंगा भी नहीं। सिया ने अपने आप को संभाला और वह अपने रोज के कार्यों में व्यस्त हो गई। सागर के बदले हुए व्यवहार को देखकर सिया का मन पिघल गया और वह सागर के साथ खुश रहने लगी। इस तरह दोनों का जीवन संवर गया। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।